Myself, Dr. Aruna Sao. I am Assistant Professor in Government College Arjunda. Today I am going to present my lecture for BSc third year of paper 3, that is Physical Chemistry, part C. And in this chapter we study about magnetic properties of the substance, determination of magnetic susceptibility, use of magnetic data for structure determination. स्टार्ट करने के पहले इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, सबसे पहले मैं आपको उन टर्म्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं। Whenever current is passes through a wire, magnetic field generated around it. अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो इस परिपथ के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी की इंटेंसिटी इंक्रीज की जाए तो यहाँ पर जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है। इन द सेम वे जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो सब के सब अणु या परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर हम किसी भी एटम का स्ट्रक्चर देखें तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए दो तरह के मोशंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन में हमको सर्कुलर मोशन मिलता है जो न्यूक्लियस के अराउंड होगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल मोशन। और इस ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज म्यू एल। किसी भी इलेक्ट्रॉन में अपने ही एक्सिस पर स्पिन भी पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं। दिस मोशन इज कॉल्ड एज स्पिन मोशन। स्पिन मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिलता है दैट इज नोन एज म्यू एस, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। सो वी कैन से दैट in any substance the total magnetic moment that is obtained is the vector sum of mu L and mu S. जैसा हमने देखा कि किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल के मोशन से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। जब हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके कर पाते हैं। अब ऐसे ही सब्सटेंसेस जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, उनकी डिटेल स्टडी के लिए हमको कुछ टर्म्स जानने ज़रूरी हैं। फर्स्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिनोटेड एज कैपिटल I एंड बेसिकली इट इज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। पोल स्ट्रेंथ हियर रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल m. Area of poles is capital A. It can also be written as m by A dot L by L. This m into L means pole strength into distance between the pole is called as magnetic moment, and area into length, this can be written as volume. So now intensity of magnetization is basically magnetic moment per unit volume. Second is total magnetic induction or Gauss law. What is Gauss law? जब हम किसी भी सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर सब्सटेंस किसी भी तरह के बिहेवियर शो करते हैं। सपोज B इज द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन produced in the substance when it is kept in the external magnetic field. So according to Gauss law, B equals to H plus 4 pi I, means the total magnetic induction
again I am saying it is magnetic field produced by the substance when it is subjected to external magnetic field. This B is equal to the strength of the magnetic field which is applied. Means we can say that it is external magnetic field plus 4 pi I. I is intensity of magnetization. Okay. Next one is magnetic permeability. Magnetic permeability, it is represented as capital P. Now what is P? When we take Gauss law statement, that is B equals to H plus 4 pi I. If we divide all the terms by H, if we divide all the terms by H, then we get B by H equals to H by H plus 4 pi I by H. This B by H is called as so here B by H is called as P. P means permeability. हिंदी में इसको हम पारगम्यता कहते हैं. It is permeability P. H by H 1 plus 4 pi. The ratio I by H is called as susceptibility, magnetic susceptibility, and represented as chi. Okay. So what is B by H? Basically, B is lines of magnetic force per unit area divided by magnetic line of forces in the vacuum. So this ratio is called as permeability. Here I by H, I is called as magnetic moment per unit volume divided by external magnetic field which is applied. This is called as chi. Chi is known as magnetic susceptibility. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हिंदी में हम इसको कहते हैं चुंबकीय सुग्राहिता. नो व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? जब किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड पे रखे जाने के बाद कितना सेंसिबल है वो फील्ड के लिए, कितना उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है, इसको हम मेजर करते हैं ससेप्टिबिलिटी के टर्म्स में. So basically magnetic susceptibility chi is extent to magnetization of the substance is chi. Basically chi is measured in terms, chi is dimensionless quantity. इसकी कोई विमा नहीं होती. यूजुअली जो काई है इसको हम काई जी के फॉर्म पे यूज करते हैं. काई जी होता है ग्राम ससेप्टिबिलिटी, एंड काई एम के फॉर्म में भी यूज करते हैं. काई एम होता है मोलार ससेप्टिबिलिटी. It is equal to chi by D, means D for density. Chi m molar susceptibility, chi m, it is equal to gram susceptibility, means chi g, into molecular weight of the substance, capital M. So it can also be written as chi g की जगह पे हम लिख सकते हैं chi by D into M. This is called as molar susceptibility. It's all about the important terms. Now we see magnetic behavior. Magnetic behavior of the substance. जो भी substances होते हैं
उन सभी सब्सटेंसेस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पे रखे जाएं तो वो किसी न किसी तरह का बिहेवियर शो करते हैं। वो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं उसके बेसिस पे हम सब्सटेंसेस के मैग्नेटिक बिहेवियर को हम बेसिकली 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दोज आर डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, then anti-ferromagnetism, and fifth one is ferrimagnetism. Magnetic behavior is diamagnetism, प्रतिचुंबकत्व। ये मैग्नेटिज्म उन सब्सटेंसेस में मिलता है जहाँ पे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके स्पिन से जनरेटेड मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शंस ऑपोजिट होने की वजह से इनके लिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो जीरो के बराबर हो जाता है। तो जब ऐसे सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखें तो ये उनके स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं। ये कहलाते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मोस्टली जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अगर हम लें नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे ऑल आर हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो उनके लिए हमको म्यू की वैल्यू हमेशा जीरो मिलेगी। दे ऑल आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इनके लिए ऑलवेज बी की वैल्यू लेस देन एच होती है, मतलब जितना हम फील्ड अप्लाई करते हैं उसके रिस्पेक्ट में बी ऑलवेज कम होता है। पी परमेबिलिटी, इट इज ऑलवेज लेस देन 1, एक से कम होती है परमेबिलिटी, एंड द वैल्यू ऑफ काई इज नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नेगेटिव। Whereas paramagnetic substances are the substances which increases the strength of external magnetic field. जब ऐसे सब्सटेंस को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं। जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इसके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैंसल आउट नहीं हो पाते, सो ऑलवेज इनके द्वारा हमको नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। अब ऐसे किसी भी सब्सटेंस में बहुत से ऐसी इकाइयाँ मौजूद हो सकती हैं, ऐसे यूनिट्स मौजूद हो सकते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, उनकी वजह से जितना भी हमको मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा वो सब एक दूसरे के वेक्टर सम होते हैं। ऐसे सब्सटेंस को जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इन सब्सटेंस की उपस्थिति में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सब्सटेंसेस अट्रैक्शन फील करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखे जाने पर, बिकॉज जिस भी सब्सटेंस में पैरामैग्नेटिज्म प्रेजेंट होगा उसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, और जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस होगा वो हमेशा ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली अपने आप को अरेंज करता है। मींस दिस इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द स्पिन ऑफ दिस सब्सटेंस। सो हमेशा ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अपने आप को रखते हैं, सो दैट दे इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। ऐसे सब्सटेंसेस के लिए द वैल्यू ऑफ बी is always greater than H. The permeability is always greater than 1. The value of chi, susceptibility, is always positive. धनात्मक होते हैं इनके लिए susceptibility का मान. So this is the basic difference between diamagnetic substance and paramagnetic substance. Third magnetic behavior is ferromagnetism. Basically it is extension of paramagnetism. ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जिनको हम मैग्नेटिकली कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंस कहते हैं, मतलब जिनमें
बहुत से मैग्नेटिक सेंटर्स मौजूद होते हैं। सपोज किसी भी सब्सटेंस में जितने भी आयंस मौजूद हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उन सभी को हम मैग्नेटिक सेंटर्स कहें तो हर मैग्नेटिक सेंटर्स का अपना एक पर्टिकुलर स्पिन डायरेक्शन है, अपना एक मैग्नेटिक डायरेक्शन है। रूम टेम्परेचर पे बेसिकली ये जितने भी सेंटर्स होते हैं ये रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, लेकिन जब हम ऐसे किसी भी सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रख दें तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखे जाने पर ये सभी जो स्पिन्स होते हैं वो अपने आप को इसके पैरेलली अरेंज कर लेते हैं, और पैरेलल अरेंज करने के कारण अब ऐसे सब्सटेंस के लिए जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, म्यू की वैल्यू इनके लिए इंक्रीज हो जाती है। इस तरह का बिहेवियर जिन सब्सटेंसेस में होता है उनको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और ये बिहेवियर कहलाता है फेरोमैग्नेटिज्म। आयरन, निकल, कोबाल्ट, सम अलॉयज एज वेल एज गैडोलिनियम, ये वो मेटल्स हैं जिनमें फेरोमैग्नेटिज्म मौजूद होता है। ये बहुत रेयर टाइप का मैग्नेटिज्म होता है फेरोमैग्नेटिज्म। बेसिकली जितने भी मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस होते हैं उनमें चूंकि मैग्नेटिक सेंटर्स बहुत पास होते हैं, उसकी वजह से उनके मैग्नेटिक सेंटर्स में इंटरेक्शंस पॉसिबल होते हैं। वो स्पिन एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, स्पिन एक्सचेंज प्रोसेस होता है। स्पिन एक्सचेंज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं डेल्टा ई। दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू 2J S ith into S kth। S I and S K जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये होते हैं ith and kth electrons के total spin, means they are the total spin of ith and kth electrons. J is called as here exchange coupling constant. J is called as exchange coupling constant, विनिमय युग्मन स्थिरांक। It is not basically spin orbit coupling constant. इसको spin orbit coupling constant हम यहाँ नहीं कहते। This is exchange coupling constant. इस J की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में उनके मैग्नेटिक स्पिन किस तरह से अलाइन होंगे अगर हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखें। जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए J की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। J की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखे जाने पर सारे स्पिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली अलाइन हो जाएंगे, सो दैट म्यू की वैल्यू उनके लिए ज़्यादा होगी। इन कॉन्ट्रास्ट जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके लिए J की वैल्यू नेगेटिव होती है। इनमें भी these are also magnetically concentrated substance। इनमें जितने भी मैग्नेटिक सेंटर्स होते हैं वो सभी सेंटर्स जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको अप्लाई किया जाए, इन पे अप्लाई किया जाए, तो जितने भी इनके मैग्नेटिक सेंटर्स हैं, ऑल दीज मैग्नेटिक सेंटर्स आर अलाइंड paired. Paired means if one spin is in parallel direction, so another is in anti-parallel. So basically they are showing paired spin with respect to external magnetic field. So we get net magnetic moment is 0. Basically each center or each domain showing paramagnetism, उनका अपना खुद का एक मैग्नेटिक स्पिन है, बट व्हेन दे आर प्लेस्ड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो इस तरह की टेंडेंसी शो करते हैं कि उनके स्पिन पेयर्ड हो जाते हैं, और पेयर्ड स्पिन होने के कारण हमको नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे 0 मिलेगा। ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जो एक्सचेंज कपलिंग कांस्टेंट J है, J की वैल्यू नेगेटिव होती है। नेगेटिव मतलब वो एंटी पैरेलल स्पिन रखते हैं। सो दीज आर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, दिस इज
anti-ferromagnetism, and this is ferromagnetism. Okay. Now next is magnetic moments from magnetic susceptibility. For paramagnetic substances, chi p is equal to n mu square upon 3 kt, where mu is magnetic moment, n is Avogadro number. The value of Avogadro number is 6.023 into 10 to the power 23. K is here Boltzmann constant, and T is temperature. T is temperature. It is taken room temperature basically. So chi p mu के द्वारा इस रिलेशन से जुड़ा हुआ होता है. एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू हम chi p की फाइंड आउट करते हैं वो chi m के बेसिस पे होगा, एंड द वैल्यू ऑफ chi m इक्वल्स टू chi p प्लस chi TIP, temperature independent paramagnetism. TIP means temperature independent paramagnetism. Chi p means chi for paramagnetic substances. Chi m is molar susceptibility plus chi dia means for diamagnetic substances. किसी भी substances में जरूरी नहीं कि केवल वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वहाँ पे ऐसे और भी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हों. तो जितने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं उनके लिए हमको मिलेगा chi dia. जो पैरामैग्नेटिक सेंटर्स हैं उनके लिए मिलेगा हमको वैल्यू chi p की. अब इस फॉर्मूला से जो हम chi m फाइंड आउट करते हैं उसमें chi TIP की वैल्यू फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है, so that this term is now ignored. If we ignore this term, so chi m becomes chi p plus chi dia, or we can write it as chi p equals to chi m minus chi dia. So basically chi p equals to chi m minus chi dia. Now if we use this to here, now we give this to equation number 1. So हमको ये मिल गया chi p equals to chi m minus chi dia. If we place this here, so now this chi p is known as chi m corrected, because we are not taking chi p, we are taking chi m minus chi dia. So here this chi p becomes chi m corrected, and when we write chi m corrected, then this mu is known as mu effective, and it is written as mu EFF. It is n chi m corrected equals to n mu square f upon 3 kt. From this we can calculate the value of mu effective. So this will be chi m corrected into 3 kt divided by n. It is square, so from this we can calculate the value of mu effective. On substituting the value of k, that is Boltzmann constant, and n, that is Avogadro number, we get an expression mu effective equals to 2.83 under root chi m corrected into t. This shows the value of mu effective for a single electron. The value comes in Bohr magneton, or we represent magnetic moment in Bohr magneton as Bohr magneton. Here 1 Bohr magneton equals to EH upon 4 pi mc, where E is the charge on electron, H is Planck constant, m is mass of an electron, and c is the velocity of light. By substituting the values
of H, E, M and C, as all those are constant, we get the value of 1 Bohr magneton equals to 9.27 into 10 to the power minus 21 erg Gauss inverse, erg per Gauss. So, using this expression, we can calculate the effective magnetic moment for electron. It is evident that the value of chi m is directly proportional to the temperature. Value of chi m is directly proportional from expression. It is evident that chi m is inversely proportional to temperature T. This is called Curie's law. The molar susceptibility is inversely proportional to the temperature for the paramagnetic substance. So, this law is given for paramagnetic substance. Here, when we can write it as chi m equals to C upon T. C is called as Curie's constant. C is called as Curie's constant, and the value of C will be equal to n mu square effective upon 3k. Expression. When we plot a graph between chi m and 1 upon T, if we plot a graph between chi m on y-axis and 1 upon T temperature on x-axis, we get a straight line like this, and it intersects the origin. This is obtained for paramagnetic substances. This is obtained for paramagnetic substances. But there are many paramagnetic substances which do not follow this line or this law. For those compounds which do not follow the Curie's law, they cut the temperature axis either above 0 degree Kelvin or below 0 degree Kelvin. This will obtain after extra plotting the temperature axis in the negative direction. So there are substances which doesn't follow the Curie's law. For those substances, it intersects the temperature axis above 0 degree Kelvin. This is called as theta. It is in positive direction, so the value is plus theta, and this distance is called as minus theta. So, because of this, there is a need in correction in the Curie's law. So, after modification, this modification was done by Weiss, a scientist named Weiss. After modification, now this expression can be written as chi m equals to C. Instead of T, now we are writing T minus theta, as it's said by Weiss. So, this expression is known as Curie-Weiss equation. This is known as Curie-Weiss equation. So, above 0 degree Kelvin, the substance which intersects temperature axis at plus theta are called as ferromagnetic substance, and the compounds which intersects temperature axis in negative direction are called as antiferromagnetic substance. Similarly, a graph between chi m and T. Magnetic and antiferromagnetic substance can be converted into paramagnetic substances. If you plot a graph between chi m and temperature,
we get a curve like this. This curve is for paramagnetic substance. For paramagnetic substance, the ferromagnetic substance as having high Chi-m value, and the susceptibility for ferromagnetic, it depends on temperature. So when we increase the temperature, the Chi-m value for ferromagnetic substances fall, and at certain temperature it starts to behave as paramagnetic substance. Okay, the temperature at which ferromagnetic substances becomes paramagnetic are known as Curie temperature. So this is the temperature which is called as Curie temperature and denoted as Tc. This is the line for ferromagnetic substance. Whereas antiferromagnetic substances are having very low value of Chi-m. So on increasing the temperature for antiferromagnetic substances, the Chi-m value gradually increases and it intersects the curve for paramagnetic substances at certain temperature. This temperature is called as Néel temperature. So the Néel temperature is the temperature above which the antiferromagnetic substance starts behaving as paramagnetic substance. Okay. This is all about the magnetic behavior of the substances. Thank you.